हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। केवीएस पीजीटी के अंतर्गत हम आज बातचीत करेंगे वितान भाग 2 पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इसके पहले हमने सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी के सामने वीडियो लेक्चर प्रस्तुत किया था। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। लेकिन वितान भाग 2 टेक्स्ट बुक पर आधारित किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और उनको हमने बनाने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उन प्रश्नों को देखेंगे और जब भी रिवीजन करने जाएंगे तो और हेल्प आपको मिलेगी। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग किस विधा की रचना है? प्रश्न को ध्यान से आप सभी को देखना है। सिल्वर वेंडिंग किस विधा की रचना है? यहाँ पर विधा पूछी जा रही है। ऑप्शन दिया गया है कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध। तो जब आप सिल्वर वेंडिंग नाम की रचना को पढ़ेंगे तो वहां पर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कहानी। हालांकि वहां पर लिखा गया है लंबी कहानी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग किसकी रचना है? अभी हमने विधा पर आधारित क्वेश्चन देखा। अब सवाल आ गया है लेखक पर आधारित सवाल। ये किसकी रचना है सिल्वर वेंडिंग? ऑप्शन दिया गया है मुरली मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, घनश्याम जोशी, मनोहर जोशी। तो ऐसे ऑप्शंस को सॉल्व करते समय बहुत ही एकाग्रता के साथ देखना पड़ेगा आपको। थोड़ा इधर उधर होंगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। सिल्वर वेंडिंग किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू नामक पात्र, यशोधर बाबू नामक पात्र का संबंध किस रचना से? ऑप्शन दिया गया है जूझ, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। तो यशोधर बाबू, ध्यान में रखना यहाँ पर यशोधरा शब्द नहीं लिखा हुआ है बल्कि यशोधर लिखा हुआ है। तो यशोधर बाबू नामक पात्र का संबंध है सिल्वर वेंडिंग से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है वाईडी, वाईडी पंत। ठीक है, तो यशोधर बाबू जिस रचना में इनका नाम प्रयुक्त हुआ है वो है सिल्वर वेंडिंग। तो उम्मीद है कि आप सिल्वर वेंडिंग रचना से धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे कि ये किस विधा में है, इसके लेखक कौन है और जो मुख्य पात्र है वो कौन है। अब चलते हैं अगली रचना की तरफ। अगला प्रश्न है, जूझ किस विधा की रचना है? जूझ किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है लंबी कहानी, आत्मकथात्मक उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी। तो वितान भाग 2 के अंतर्गत आप सभी के पाठ्यक्रम में जो केबीएस का है उसमें जूझ भी लगा हुआ है। और ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है लंबी कहानी, आत्मकथात्मक उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, आत्मकथात्मक उपन्यास। ठीक है, तो जूझ विधा उपन्यास के अंतर्गत है और उपन्यास का जो एक प्रकार होता है कि आत्मकथात्मक तरीके का लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव रचना की विषय वस्तु आधारित है। थोड़ा सा ये बदला हुआ प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर। अतीत में दबे पांव रचना की विषय वस्तु आधारित है। ऑप्शन दिया गया है कल्पना, इतिहास, कल्प, इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने वितान भाग 2 का अध्ययन किया होगा या फिर वीडियो लेक्चर को देखा होगा गंभीरता से, तो उनके दिमाग में तुरंत ये आंसर आने लगा होगा कि अतीत में दबे पांव की विषय वस्तु किस पर आधारित है, इन विकल्पों के आधार पर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इतिहास पर आधारित। ठीक है, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ गया होगा अतीत में दबे पांव रचना की विषय वस्तु कैसी है, ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी के संबंध में असत्य है, मनोहर श्याम जोशी के संबंध में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है प्रसिद्ध पत्रकार, टेलीविजन धारावाहिक लेखक, साहित्य अकादमी से सम्मानित, जन्म लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ठहर कर देखने की मांग करता है। कैसे इसका जवाब आपको देना है? असत्य हमें बताना है कि जो सही नहीं है ऑप्शन में। तो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मनोहर श्याम जोशी को तो हमने पढ़ा था कि वो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, टेलीविजन धारावाहिक लेखक भी हैं, साहित्य अकादमी से सम्मानित भी हैं। इनका जन्म लखनऊ में नहीं बल्कि कुमाऊं में हुआ है।
ठीक है, तो इसको आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि लखनऊ और कुमायूं में कई बार लोग कंफ्यूजन भी हो सकते हैं पढ़ते समय। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुद अलग तरीके से रीड करता है, तो इसीलिए मिलता जुलता मैंने यहाँ पर शहर चुना हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने लखनऊ पर आधारित एक रचना भी लिखी है, लेकिन वास्तविक रूप से उनका जन्म कुमायूं में हुआ था। और बाकी जो भी ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं सब सही है। अगला प्रश्न है, 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक की शुरुआत हुई, उसका नाम है। ऑप्शन दिया गया बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग। तो प्रश्न जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक की शुरुआत हुई थी, तो उसका नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हम लोग नाम की धारावाहिक बनाया था मनोहर श्याम जोशी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? बताना है हमें, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, संपादन किया है किन किन पत्रिकाओं का? ऑप्शन दिया गया है दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, या फिर ए और बी दोनों। तो मनोहर श्याम जोशी के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया होगा तो तुरंत इसका सही जवाब आप बता देंगे कि इन्होंने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान दोनों का संपादन किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया धर्मयुग, जिसका संपादन धर्मवीर भारती ने किया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में घूम फिर कर आता रहता है। तो मनोहर श्याम जोशी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, उनमें दो पत्रिकाओं का नाम आता है, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी मिला था? अभी ऊपर के प्रश्न में हमने देखा कि विकल्प में बताया गया था कि मनोहर श्याम जोशी जो है उनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब सवाल आ गया कि किस रचना पर उनको ये पुरस्कार मिला था। ऑप्शन दिया गया है कुरु कुरु स्वाहा, क्याप, कसब, हमजाद। तो ये चारों रचनाएं मनोहर श्याम जोशी की हैं, लेकिन पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्याप। 2005 ईस्वी में इस रचना पर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आनंद यादव का संबंध किस भाषा से? एक चीज आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए देखेंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड की जो भी किताबें होती हैं, तो उसमें पूरा आपको भारत दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आनंद यादव का संबंध किस भाषा से? ऑप्शन दिया गया है मलयालम, तमिल, मराठी, तेलुगु। ये ऑप्शन और तगड़ा हो जाता अगर मैं थोड़ा यहाँ पर भोजपुरी भी डाल दिया होता, तो थोड़ा सा यहाँ पर कठिन हो जाता है। फिर भी आनंद यादव का संबंध किस भाषा से है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मराठी भाषा से इनका जुड़ाव है। नहीं तो कई लोग इसको भोजपुरी में भी जोड़ देते। तो खैर, आप मेरा काम है कि आपको सतर्क करना। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से ओम थानवी ने किसका संपादन नहीं किया? ओम थानवी, जब आप पढ़ेंगे अतीत में दबे पांव, तो ओम थानवी की वो रचना है अतीत में दबे पांव। ये रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ओम थानवी ने इसको लिखा है। ओम थानवी को पढ़ते हुए कई पत्र पत्रिकाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी पर आधारित यहाँ पर सवाल है कि किसका संपादन नहीं किया है। यहाँ पर जोर दिया गया है नहीं पर। इसका जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं पहले। राजस्थान पत्रिका, इतवारी, जनसत्ता, आजकल। तो ओम थानवी जो है उन्होंने आजकल नाम का जो पत्रिका है इसका संपादन नहीं किया, बल्कि जनसत्ता का किया है, इतवारी का किया है और राजस्थान पत्रिका का भी किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेंडिंग, जैसे मैंने सिल्वर वेंडिंग का नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत मनोहर श्याम जोशी का नाम आ जाना चाहिए। और पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न थोड़ा अलग ढंग का है कि सिल्वर वेंडिंग का पात्र नहीं है। कौन सा पात्र नहीं है? ऑप्शन दिया गया है यशोधर, किशनदा, चड्ढा, फ्रैंक।
जब आप सिल्वर वेंडिंग रचना को पूरा पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, तो कई पात्रों का नाम उसमें है। ठीक है, तो कौन सा पात्र नहीं है? इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, फ्रैंक नाम का जो पात्र है वो सिल्वर वेंडिंग में नहीं है। बाकी जितने भी पात्र यहाँ पर दिए गए हैं सभी सिल्वर वेंडिंग में आते हैं। अगला प्रश्न है, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर का भाव किस रचना में? जो हुआ होगा जो कि यथा स्थिति वाद को दर्शाता है, और सम हाउ इम्प्रॉपर का भाव किस रचना में? ऑप्शन दिया गया है, जूझ, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, सिल्वर वेंडिंग में बार बार मनोहर श्याम जोशी इस चीज की तरफ संकेत करते हैं कि जो हुआ होगा और सम हाउ प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के बीच में ये पूरी रचना चलती। अगला प्रश्न है, जूझ में शिक्षक की भूमिका में कौन सा पात्र है? जूझ नामक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक मास्टर की चर्चा बार बार की गई है। हमने शिक्षक के स्थान पर मास्टर के स्थान पर शिक्षक लिख दिया है, तो फिलहाल आप मास्टर को भी ब्रैकेट में अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जूझ में मास्टर की भूमिका कौन सा पात्र निभाता है। ऑप्शन दिया गया है, केलकर, सावरकर, सौंदलगेकर या तेंदुलकर। तो आप देख रहे हैं सब में कर कर लगा हुआ है, क्योंकि ये जूझ नाम की जो रचना है आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आ गया होगा। और ये राइटर, जैसा कि शुरू में ही हमने बता दिया कि मराठी भाषा के जानकार रहे हैं, और नाम भी जो पात्रों का दिया गया है एक तरीके से मराठी नाम ही है। तो इसका जो सही जवाब हो गया कि ऑप्शन सी, सौंदलगेकर नाम का जो पात्र है वो जूझ नामक रचना में मास्टर की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध किसने छपवाया था? तो जैसे ही मोहनजोदड़ो शब्द आया हुआ है आपके दिमाग में जो भी चैप्टर लगा है पहले वो चैप्टर आ गया होगा। मैं इसको अब नहीं लिखूंगा, वो चैप्टर आ गया होगा, उसके लेखक का नाम भी आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि मोहनजोदड़ो की जब चर्चा की जा रही है तो ये इतिहास पर आधारित है, खासतौर से प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो उसमें जिक्र किया गया है उस चैप्टर में अतीत में दबे पांव। ठीक है, उस चैप्टर में आ, इसका जिक्र किया गया है कि मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। किसने छपवाया था? ऑप्शन दिया गया है, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, एडम्स, राखालदास बनर्जी। ये चारों नाम जो हैं किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के जानकारों के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन मार्शल नाम का जो व्यक्ति है, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, देख रहे हैं आप, लिखा गया है, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। यह कथन आपके पाठ्यक्रम में लगी किस रचना की विषय वस्तु पर आधारित है? क्योंकि ये सीबीटी पर आधारित आपका पेपर होगा, तो कई बार लंबे लंबे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइप करना रहता है और लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसी तरीके से इंडिकेट करके कि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले आए। इसमें ये बात कही गई है। ऑप्शन दिया गया, जूझ, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वर वेंडिंग में ये विषय वस्तु को उठाया गया है। और क्योंकि इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मनोहर श्याम जोशी, तो मनोहर श्याम जोशी का वैसे आप देखेंगे आलोचकों ने इनको उत्तर आधुनिकता में जोड़ा हुआ है। ठीक है, कि इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं की हैं जिनमें उत्तर आधुनिकता का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जैसे आधुनिकता इत्यादि का आप देखेंगे प्रयोग, तो तुरंत उसको मनोहर श्याम जोशी से भी जोड़कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के हृदय यथार्थ उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है।
यह कथन आपके पाठ्यक्रम में लगी किस रचना की विषय वस्तु है। यानी कि ये जो प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम में जो भी चैप्टर लगा हुआ है उस चैप्टर के किसके बारे में ये बात कही जा रही है कि यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। ऑप्शन दिया गया है जूझ, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए जूझ। तो तुरंत आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आना चाहिए। एक बार जब मैं बार बार दिमाग शब्द का प्रयोग करता हूं तो किसी ने कमेंट किया कि मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे पास दिमाग है कि नहीं है। बिल्कुल है, आप सभी के पास दिमाग है, लेकिन क्योंकि चीजों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है इसलिए बार बार आपको एहसास करवाना पड़ता है कि दिमाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। यह कथन आपके पाठ्यक्रम में लगी किस रचना की विषय वस्तु है। तो शुरू में ही हमने बता दिया कि जो रचना इतिहास पर आधारित होगी तो तुरंत दिमाग में आपके आ गई होगी अतीत में दबे पांव। तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि पढ़ देता हूं मैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। यह कथन आपके पाठ्यक्रम में लगी किस रचना की विषय वस्तु है। ऑप्शन दिया गया था जूझ, सिल्वर वेंडिंग, अतीत में दबे पांव, डायरी के पन्ने। हालांकि आप ध्यान में रखिए कि इन्हीं तीन रचनाओं को आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम में। पीजीटी के पाठ्यक्रम में यही तीनों रचनाएं, बस डायरी के पन्ने तो विकल्प को केवल कवर करने के लिए डाला गया है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मनोहर श्याम जोशी दिनमान, ओम थानवी जनसत्ता, आनंद यादव राजस्थान पत्रिका, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपके दिमाग में धीरे धीरे आने लगा होगा कि सुमेलित नहीं है। हमें बताना है सुमेलित नहीं है। कई बार जल्दीबाजी में लोग जैसे देख लेंगे कि मनोहर श्याम जोशी दिनमान लिखा हुआ है तो इसको मानकर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सवाल पूछा गया कि सुमेलित नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए सुमेलित है, ऑप्शन बी भी सुमेलित है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। राजस्थान पत्रिका का संपादन आनंद यादव ने नहीं किया बल्कि ओम थानवी ने किया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नटरंग अगर पत्रिका होती तो कुछ समय के लिए यह ऑप्शन भी सही होता, लेकिन बस आप याद के लिए ध्यान में रखिए कि नटरंग का संबंध आनंद यादव से रहा है, लेकिन राजस्थान पत्रिका का संबंध ओम थानवी से। अगला प्रश्न है कि लखनऊ मेरा लखनऊ किस विधा की रचना है। लखनऊ मेरा लखनऊ किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा, उपन्यास। तो लखनऊ मेरा लखनऊ, तुरंत आपके दिमाग में इसके रचनाकार का नाम भी आ गया होगा, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए संस्मरण। तो वितान भाग 2 के अंतर्गत जो तीन रचनाएं सिल्वर वेंडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। कोशिश की कि हर एंगल से सवालों को उठाया जाए और आपको एक नई दृष्टि दी जाए कि कैसे सवाल बन सकते हैं। और जिन बच्चों ने वितान भाग 2 कुछ सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ा होगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न को हल करने में। जिन बच्चों ने अभी केवल अपना मन बनाया होगा कि हमें इस बार केवीएस का एग्जाम देना है, तो वो इन प्रश्नों को देखकर थोड़े से हो सकता है कि भयभीत और चिंतित भी हुए होंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिनकी तैयारी पूरी रहे उनका रिवीजन हो जाए, जिनकी तैयारी न रहे तो वो इस वीडियो लेक्चर को देखकर तुरंत किताब खोलकर बैठकर पढ़ना शुरू करें, जिससे कि समय रहते वो सचेत हो जाए। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये जितने भी सवाल पूछे गए थे आप सभी को कैसे लगे, और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।